आज हम देखेंगे यहाँ पर एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 में जो 13 तारीख को पेपर हुआ था, वो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो देखेंगे इसके बारे में। ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सीबीटी 2 होने वाला है, सीबीटी 2 एनटीपीसी का और ग्रुप डी, इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जिन जिन का ये पेपर है वो लोग लास्ट तक देखेंगे। इसको हम लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरे पेपर को। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है ओ एफ जी बराबर एम है और आई सी एम बराबर पी है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो के डी ई बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो तो ओ का कोई मतलब नहीं है, एफ का मतलब है, एफ 6 नंबर पे आता है और जी आता है 7 नंबर पे, तो दोनों को जोड़ के 13 हो जाता है। तो ये m की वैल्यू 13 हो जाती है। ऐसे ही c आता है 3 नंबर पे और m आता है हमारा 13 नंबर पे, तो दोनों को जोड़ के ये 16 हो जाता है जो कि p का नंबर है। ऐसे ही d है हमारा 4 नंबर पे और e है 5 नंबर पे, इन दोनों को जोड़ के क्या हो जाता है, 9 हो जाता है जो i की वैल्यू है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो ये आयत बना लिया हमने और उसके अंदर ये अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त खींचा गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1250 पाई। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 2500 हो जाएगा, आर बराबर हमारा 50 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि अर्धवृत्त का जो व्यास है वो आयत की लंबाई के समानुपाती है। तो व्यास मतलब व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 50 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, जो है आयत की लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये चौड़ाई हो जाएगी जो कि आर के बराबर है। आर बराबर लंबाई यानी कि ब्रीथ यानी कि 50 हो जाएगी। दोनों का हम गुणा करेंगे यहाँ पे 100 और 50 का, तो क्षेत्रफल निकल के आएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे। तो ये असम से संबंधित थे, असम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ए पर है, श्याम बी पर है, वे एक दूसरे के ओर बढ़ते हैं और रास्ते में मिलने के बाद ये राम है ए पर और ये श्याम है बी पर, और यहाँ पर एक दूसरे से मिलने के बाद कहीं पर ये मिलते हैं और मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में, तो ए तक पहुंचने में, राम को ए तक पहुंचने में मतलब राम को ए बी तक पहुंचने में 2 घंटे ये राम को लगेंगे और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे ये श्याम को लग रहे हैं। राम की चाल दे रखी है, राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। तो यहाँ पर श्याम की चाल हमें निकालनी है। अब ये क्या होता है, जो टाइम दिया होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी कि टाइम चाल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसकी चाल हमें, इनकी चाल का रेशो आपस में कितना जाएगा, 2:8 आ जाएगा। यानी कि 8 की वैल्यू हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में या तो कुछ मिस्टेक है, यहाँ 8 की जगह 4 होना चाहिए था। अगर ये 4 होता तो क्या आ जाता, हमारा 2 की वैल्यू 20 आ जाती, तब हमारा सही आंसर आता। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है वैसे हिंदी में क्वेश्चन में, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन हमें देखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है यदि 2 भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्याएं कितनी हो जाएंगी। तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर संबंधित फाइलों को एक संग्रहण और प्रोग्रामों का सेट जो उपयोगकर्ताओं इन फाइलों तक पहुंचने और उनसे संशोधित करने की अनुमति प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको DBMS बोलते हैं इंग्लिश में। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS मतलब मैनेजमेंट कौन करता है फाइल का, सीधी सी बात, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगापिक्सल एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ मेगालोपोलिस
एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जीन गॉटमैन ने के द्वारा ये बनाया गया था 1957 में। 8वां क्वेश्चन है 36 और एक वैल्यू दे रखी है n, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है? इसका एलसीएम 180 है और एचसीएफ 9 है। तो हमें n की वैल्यू निकालना है। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला ये होता है कि x इक्वल टू y बराबर x दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा। तो ये हमने लिख लिया। इसको काट लेंगे हम, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 बटे 9 इंटू 180 डिवाइड बाय 36, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा ये, और ये 18 से 10 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो 9 पन्ना 45, दूसरी संख्या हमारी 45 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और लंबाई क्या होती है? L होती है। तो इसका जो रेशो दे रखा है वो 5:1 दे रखा है, 5:1 दे रखा है। और आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का जो क्षेत्रफल है यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना दे रखा है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आयत की जो है लंबाई हमें निकालनी है। यहाँ से क्या हो जाएगा? L प्लस बी अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा रेशो, ठीक है। अब यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, तो ये 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो L प्लस बी, और यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5L, ठीक है। यहाँ पे 2L प्लस 2B बराबर 5L, तो यहाँ पे 2B बराबर 3L, तो यहाँ पे B और L का जो अनुपात आ जाएगा वो 3:2 आ जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे कि ब्रीथ है वो 3x है और जो लंबाई है वो हमारी 2x है। इसके बराबर दे रखा है 216, ये हो जाएगा 6x² बराबर 216। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हमने मानी थी, लंबाई हमने मानी थी यहाँ पे कुछ, लंबाई हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? लंबाई हमारी हो जाएगी 2 गुणा x यानी कि 2 गुणा 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। ये हमने यहाँ से निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को 28, 18 और 36 लिखा जाता है, तो ड्रॉट को 12, 25, 36 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में मेंबर को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या किया गया है? L और P की वैल्यू जो है वो जोड़ दी। L की वैल्यू हमें कितनी होती है? L का नंबर 12 होता है और P का नंबर 16 होता है, तो दोनों को जोड़ दिया, 28 लिख दिया। ऐसे ही A का नंबर 1 होता है, O का नंबर 16 होता है, O का नंबर 15 होता है, दोनों को जोड़ दिया, 16 लिख दिया। ऐसे ही P और T का नंबर जोड़ के यहाँ पे 36 लिख दिया। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है कि M और R का नंबर जोड़ के लिखेंगे तो 31 आएगा, E और E का नंबर जोड़ के लिखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। ऐसे ही M और B का नंबर जोड़ के लिखेंगे तो 13 और 2 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा हमारा कितना आएगा? 900 निकल के आएगा। अब हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी। इसमें 900 से हम भाग दे देंगे
तो एक बार जाएगा 900 आएगा, बचेगा यहाँ पे 99। ऊपर के 9 लिख लेंगे, एक बार फिर जाएगा 900 आ जाएगा, फिर 99 हमारे बचेंगे। यहाँ पे 99 बचेंगे तो 99 हम 9,999 में से 99 माइनस कर देंगे तो हमारा सही आंसर 9,900 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई का अनुपात कितना है? 4:5 है। यदि एक्स का मान जेड से 20% अधिक है, यानी कि एक्स वाई का रेशो ये दे रखा है और एक्स का मान जो है वो क्या है, जेड से, जेड का मान जितना भी है उससे 120% अधिक है। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे, मतलब 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, तो ये 6:5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स और जेड का रेशो कितना आ जाएगा? 6:5 आ जाएगा। तो बाय का मान जेड से कितना अधिक होगा ये बताना है। अब इन सब का एक रेशो बना लेंगे हम। क्या बनेगा? एक्स वाई जेड। एक्स वाई की वैल्यू है 4 और 5 और एक्स और जेड की वैल्यू कितनी है? अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स को बीच में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाय एक्स और जेड। तो एक्स और वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4:5 हो जाएगा और एक्स और जेड का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6:5 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 6 का, 5 6 का 30, 4 6 24 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा इनका रेशो। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो रेशो हमारा निकल के आएगा 15:12:10। ये एक रेशो निकल के आ जाएगा किसका? बाय एक्स और जेड। अब उसने पूछा है बाय का मान जेड से कितना अधिक है, तो बाय का मान जेड से कितना अधिक है? 5 अधिक है। डिवाइड बाय कितना कर देंगे हम? 10 कर देंगे, क्योंकि अधिक निकालना है जेड से, तो जेड की वैल्यू नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से 50% हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो ये कोलकाता को जाना जाता है, कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, दिए गए कथन में हमें निष्कर्ष पढ़ना है और कथन पढ़ना है, जो निष्कर्ष पालन करेंगे उसको हमें लिखना है, सही बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है और सभी आउटलेट शोरूम क्या है? सभी के सभी, ऐसा नहीं बनेगा। कुछ बेकरी क्या हो जाएगी? आउटलेट शोरूम हो जाएगी और सभी के सभी आउटलेट शोरूम जो है वो क्या हो जाएंगे? दुकानें हो जाएंगी। तो कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी हैं, ये बात सही हो रही है। कुछ दुकानें जो हैं, दुकानें बेकरी में आ रही हैं, इसलिए पहली बात सही हो रही। सभी बेकरी दुकानें हैं, ये बात गलत हो रही है, इसलिए ओनली पहला निष्कर्ष पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा? तो ये अगस्त 2018, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन को। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इनमें 75% तक मीथेन मौजूद होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंच गया है? तो ये 3 तक पहुंच गया है। यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है? 17 है। एन की वैल्यू 13 है। तो जूनियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जे की वैसे वैल्यू कितनी होती है? जे की वैल्यू यहाँ पे हमारी 10 होती है वैसे तो नॉर्मली देखा जाए, और एन की वैल्यू हमारी कितनी होती है? एन की वैल्यू 14 होती है। लेकिन ये यहाँ पे 13 और 17 लिखी है, तो आप कैसे निकालेंगे? ये उल्टी वैल्यू लिखी हुई है। उल्टी जब वैल्यू होती है तो एन की वैल्यू 13 होती है और जे की 17 होती है। तो ऐसे ही जे की वैल्यू हमने 17 लिख देंगे, यू की वैल्यू जो उल्टी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। पीछे से अपोजिट वैल्यू देखेंगे तो 6 हो जाएगी, एन की वैल्यू 13 हो जाएगी, आई की वैल्यू 18 हो जाएगी और ओ की वैल्यू 12 हो जाएगी, आर की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये हमारा जूनियर का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में 4 नदी दिए हैं, इनमें से एक संबंध बताना है। ठीक है। तो गोदावरी क्या है?
ये अलग नदी है और ये एक दूसरे की सहायक नदी या फिर बड़ी नदियों में से एक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 28 शेषफल बचता है। 28 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। 15 से हमने 45 में भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया, और 15 से हम जब 28 में भाग देंगे तो 15 एकम 15, कितना शेषफल बचेगा यहाँ पे, 13 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मैथ का कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एक साधारण क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस में डेटा को एक्सेल करने और संभालने के प्रतिबंध के लिए किया जाता है। तो SQL यानी कि ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तो तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज हो गया, ये कोई भी त्रिभुज बना लिया हमने, तो ये x और ये y अगर ये हो गए तो इसका तीसरा जो कोण है वो x प्लस वाई के बराबर है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 180 होता है, तो 2xy हो जाएगा बराबर 180, और x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालने को बोल रहा था, तो 180 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 90 हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है। तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% मिला और कुल वोटों में से 15% अमान्य घोषित कर दिए गए। कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 5,60,000 थी। 5,60,000 यहाँ पे वोटों की कुल संख्या थी। 15% वोट अमान्य घोषित कर दिए, मतलब 85% वोट बचे। 85% का उसको कितने मिले, 75% वोट मिले उसको। 75% वोट मिले, 2 जीरो और 2 जीरो से 4 जीरो चली गई, इन सबका जब गुणा करेंगे तो हमारा 35,000 इतने आंसर आ जाएगा, उसको इतने वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16 और 6 का 36। तो एक काय का स्क्वायर है 5 का, एक काय का स्क्वायर है 1 का, 64 काय का है 8 का और 49 काय का है 7 का। तो ये 5, 1, 8, 7 एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है और परिमाप 34 इकाई है। आयत का जो क्षेत्रफल है यानी कि एक्स वाई है 60 इकाई और परिमाप है 2x प्लस वाई बराबर 34 इकाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर है 17। तो उस विकर्ण की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा जैसे कि आयत हो गया, ये x हो गई इसकी चौड़ाई, y हो गई इसकी लंबाई। तो विकर्ण कितना निकलेगा, इसका विकर्ण निकलता है हमारा, पाइथागोरस का थ्योरम लगा देते हैं इसमें, तो ये निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसका रूट हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये काय के बराबर आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे कितनी, 17। तो 17 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 60। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289।
और -120। इसका रूट कितना आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा अंदर 169, जो कि होता है 13 का रूट। ठीक है, तो 13 का रूट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी एक विशेष काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। यदि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़के को रखा जाए, 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़के को रखा जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पे ये हो गई कंडीशन। अब यहाँ पे 15 आदमी यानी कि 12 आदमी तो कर ही रहे हैं, प्लस में 12 आदमी यहाँ से कर रहे हैं, और प्लस में 3 आदमियों की जगह 3 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 1/4 हिस्सा काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से 12 और 17, 15 और 17 का गुणा कर लेंगे तो 15 सत्ते 135, नहीं 15 सत्ते 105, तो यहाँ से ला गई 5, 15 एकम 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, तो 255 काम टोटल था। और इसमें से कितना कर लिया, 12 लोग 12 व्यक्ति 17 दिन तक काम करेंगे तो कितना करेंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी कि यहाँ पे आ गया 4, यहाँ आ गया 8, 12 एकम 12, 12 8 20, तो 204 काम तो ये लोग कर लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 51 काम बचेगा, जो कि किसके द्वारा करेंगे, ये 3 लड़के करेंगे। कौन करेगा, ये 3 लड़के करेंगे। तीन लड़के इस काम को करेंगे तो वो कितने दिन लगा देंगे, यहाँ से 3 लड़के करेंगे और वो 1/4 हिस्से के बराबर काम करते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं होगा, इसको दूसरे तरीके से हम करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि पहले उन्होंने एफिशिएंसी दे रखी है, हमने एफिशिएंसी की तरीके से इसको करना पड़ेगा। एफिशिएंसी दे रखी है, एक समान बॉयज़ और मैन, इन दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है। अगर ये मैन एक काम का होता है उतनी देर में, नहीं बॉयज़ एक काम का होता है उतनी देर में मेंस 4 काम का होता है, यानी कि 1/4 के हिस्से के बराबर काम का होता है। तो ऐसे ही बोला गया है इसके द्वारा। तो लिखा गया है कि 15 आदमी 17 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो बताना है 3 आदमियों को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि 12 मैन प्लस 3 बॉयज़ उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये बताना है। तो यहाँ पे एम की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। एम की जगह हम यहाँ पे 4 रख देंगे और बी की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो एम 12 × 4 प्लस बी × 3 × 1, तो यहाँ पे दिन निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 15 चौको 60 हो जाएगा, 60 × 17 डिवाइड बाय 12 चौको 48 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 12 चौको 48 प्लस 3 ये हो जाएंगे 51। यहाँ से डी निकलेगा तो 48 और 3 51 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60 × 17/51 इक्वल टू दिन की संख्या। तो 17 × 51 और 3 से इसको काटेंगे तो ये 20 दिन इसको कंप्लीट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a + b² निम्न में से किसका मान है। तो ये कब बराबर हो सकते हैं ये बताना है।
तो ये अनंत संख्या के लिए मान बराबर हो सकता है, सत्य हो सकता है, लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो राज्य विधानसभा ये इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है। आधार किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन को ध्यान पूर्वक सुनना है, पढ़ना है और धारणा में क्या निहित है ये बताना है। ठीक है, तो पहले कथन क्या है? चेन खींचने की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट धारणा लिखिए, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। पुलिस की इसमें कोई बात नहीं बोली गई है, इसलिए पुलिस वाला कथन गलत हो जाएगा। अब दूसरा कथन है, दूसरी धारणा है, चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। हाँ, शायद उन्हें सजा का डर नहीं है, इसलिए ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सेकंड निहित हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमन का परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के परदादा की आयु और अमन के पिता राम सिंह की आयु उसकी दादा की आयु की 1/3 है। अमन के जो पिता हैं राम सिंह, उनकी आयु उसके परदादा जो हैं इनकी 105 की 1/3 है, यानी कि कितनी है? 30×7=21, नहीं 3×3=9, 3×3=9 और 3×5=15, यानी कि 35 या उसके पापा की आयु है, ये फादर की है, फादर की आयु है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 5 वर्ष पहले जब अमन की आयु 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 ईयर पहले अमन की आयु, अमन का जन्म हुआ था, तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दुगनी थी। राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दुगनी थी। तो राम सिंह की माँ की आयु कितनी हो गई? 70 वर्ष हो गई। ठीक है, अमन के जन्म पे। ठीक है, अमन पैदा हुआ तब, अमन पैदा हुआ तो अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है? तो अमन और राम सिंह की आयु में अंतर बताना है। तो अब अमन अब कितने वर्ष का हो गया होगा? अमन अब हो गया होगा कितने वर्ष का? 5 वर्ष का हो गया होगा। कैसे? क्योंकि अमन की अभी की आयु कितनी है? अमन के पापा की आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ठीक है, और 5 वर्ष पहले ये जन्म हुआ था अमन का, आज से 5 वर्ष पहले। तो आज अमन के पापा की आयु कितनी है? 35 साल है, और अभी से 5 साल पहले ये पैदा हुआ, तो अभी ये 5 साल का है, तो ये इसकी 30 साल इन दोनों की आयु का अंतर हो गया। अब इसमें ये फालतू की लाइन क्यों दी थी? टाइम खराब करने के लिए दी थी, इसका कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार को पहले 5 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन और अगले 5 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, यदि वह 5-5 दिन के काम कर रहा है, एक पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे और अंतिम के दिन 6 घंटे, यानी कि 4 घंटे काम कर रहा है, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे, और ये 5 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो अंतिम यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, 8 घंटे काम करे, तो वह उक्त कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? अब उसको कितने दिन काम करना है? काम के दिन बताना है। ठीक है, 8 घंटे काम कर रहा है और आधे घंटे का लंच ले रहा है, और यहाँ से दिन बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 5 9 9 और 6 ये हो जाएंगे 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16, 1 17/2 इंटू दिन।
तो अब हमारे इस क्वेश्चन में हमसे क्या हुआ है कि आधा घंटे का लंच ब्रेक ले रहा है, वो किस में शामिल है, काम में शामिल है। यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 15/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/2। 15 से हमारा 15 कट जाएगा तो दिन की संख्या आ जाएगी 5 गुणा 2 यानी कि 10 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज में अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवध साम्राज्य के बारे में है, कथन किसका सही है। यह वह फल है जो किसी ना किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है, तो विश्व WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय क्या है, तो GMT प्लस 5.5 घंटे यहाँ पे मानक टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है और 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी के लिए उसे 15% का अधिक भुगतान करना पड़ता है, यानी कि 15% का अधिक भुगतान करना पड़ेगा तो 115% हो जाएगी और GST लगेगा उस पर 6%, तो 106 और बढ़ जाएगी। तो उसने पूरा कितना भुगतान किया, अंतिम मूल्य बताना है लैपटॉप का। उसने अगर 15% भुगतान किया वारंटी बढ़ाने के लिए और 6% GST के लिए, तो इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 32,913 आएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता और यूरोपीय प्रबंधन के द्वारा की गई, तो हिंदुस्तान ऑफ बैंक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले के 2 त्रिज्यीय तलों को 4 समान भागों में काट दिया जाए, एक गोला है उसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे काट दिया, तो सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से उसका क्षेत्रफल उतना ही और बढ़ जाएगा, तो यानी कि 2S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x का जो CP है, x का CP y के SP के बराबर है, तो 25% का लाभ होता है। क्या होता है, 25% का लाभ होता है। x/y कितना हो जाएगा, CP/SP हो जाएगा। 25% का लाभ होता है यानी कि SP कितना हो गया 125% और CP कितना हो गया 100%। यहाँ पे रख देंगे 100/125। इसको जब सोल्व करेंगे 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे है, x y का अनुपात निकालना है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% लाभ प्राप्त होता है। ये एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये लाभ जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा CP क्या हो जाएगा 125 और SP क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको जब रेशो में निकालेंगे तो 5:4 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में पोखरण का अपना दूसरा परीक्षण कब हुआ था, तो पोखरण का परीक्षण 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस विकल्प में नेक्स्ट नंबर बताना है क्या आएगा, तो ई में हमने ई का नंबर 5 होता है और एच का नंबर 8 होता है, तो 5 में 3 जोड़े 8 आ गए। आई का 9 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, मतलब एक बार +3 किया, फिर एक बार -3, फिर एक बार +3, फिर -3, तो ऐसे JLQW में +3 -3 करेंगे तो MITT आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इन सबको जब जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, ऐसे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो 5 किस में आएगा ये जोड़ने पे, तो 5 किस में आएगा, तो एक ए आंसर हो सकता है हमारा और एक ए हो सकता है, लेकिन
ये वाला आंसर हमारा गलत होगा, ये वाला सही होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम यहाँ 5 में यहाँ पे 3 नंबर की वैल्यू दे रखी थी, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे 3 नंबर की वैल्यू देना पड़ेगी। और बाकी इसका आप आंसर एकदम करेक्ट वाला कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवार्षिक योजना 1951 और 1956 का योजना का मसौदा तैयार करने के लिए शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन है? तो के.एन. राज इसके अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां स्रोत में आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध डालता है उसको क्या बोलते हैं? तो अम्ब्रेला यानी कि प्रच्छाया कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ष दौरान लगभग राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी चुनावों के लिए मतदान के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी आयु? तो 1988 में ये आयु घटा के 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम है। हार्दिक जो है राम को हराने में सक्षम है। पहले क्या कंडीशन है कि राम सुमित से तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है सुमित से, और जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने का प्रशिक्षण हो गया। 3 महीने बाद क्या कंडीशन बनी कि हार्दिक राम को हराने में सक्षम है। हार्दिक जो है वो राम से भी तेज हो गया, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा, और तरुण जो है सुमित से कम तेज दौड़ता है। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद यह प्रतिस्पर्धा जोड़ का आयोजन किया जाएगा तो कौन शीर्ष पर रहेगा? तो पहले नंबर पे हार्दिक आएगा, दूसरे पे राम आएगा और तीसरे नंबर पे सुमित आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने दरवाजे मछली हैं? तो कितने दरवाजे मछली हैं? दरवाजे और मछली के बीच में कॉमन नंबर कौन सा है? 8 है, तो 8 और यहाँ पे कितने, ये 5, तो 13 आंसर हो जाएगा। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 13 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा यहाँ से 15वें नंबर पे है, एक सिरे से 15वें नंबर पे, और दूसरे सिरे से ये है 9वें नंबर पे। तो दोनों को जोड़ देंगे और एक स्थान इसमें से घटा देंगे क्योंकि इसका नंबर एक बार रिपीट हो रहा है, 2 बार ये रिपीट हो रहा है, इसलिए घटा देंगे। यहाँ पे 23 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कितनी अधिक है? 3 मीटर अधिक है। आयत की लंबाई जो है कि चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई x मान ली हमने और लंबाई मान ली, चौड़ाई हमने x मान ली और लंबाई हमने x प्लस 3 मान ली, और परिमाप का अंकित मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसके विकर्ण का मान का पूर्णांक भाग क्या हो जाएगा? तो इसका जो परिमाप है, यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, जो कि होता है 2 गुणा x प्लस x3, और इसका जो क्षेत्रफल है उसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी कंडीशन? यहाँ से कंडीशन हमारी ये हो जाएगी कि ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगी 6x ये हो जाएगा 6x प्लस 6, यानी कि 4x बराबर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी?
एक तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी एक 3 आएगी और एक आएगी -2। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू ना लेके हम प्लस की वैल्यू लेंगे, तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3 और लेंथ हो जाएगी 6। अब इसका परिमाप हमें निकालना है क्या, इसके विकर्ण का मान का पूर्णांक भाग कितना हो जाएगा। तो विकर्ण कितना निकलेगा यहाँ से, विकर्ण हमारा जो लंबाई निकलेगी उसके बराबर यानी कि 6 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि विकर्ण का अंक एक मान पूछा है, तो विकर्ण कैसे निकलेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस, मतलब ये निकलेगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 + 36। अब यहाँ से ये निकलेगा 45। अब 45 निकलेगा तो ये किसके स्क्वायर के अंदर आता है, ये 6 के स्क्वायर के अंदर आता है और हमें पूर्णांक भाग निकालना था। तो पूर्णांक भाग क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, तो 49 ज़्यादा हो रहा है तो 6 पूर्णांक मान 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में पानी की लंबाई कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो अब इसमें दूध हमेशा बराबर है तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा 2:4 और ये है 2:1 जो दे रखा था पहले से। तो यहाँ पे दूध की मात्रा सेम हो गई, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 3, तो हमें 3 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा और पहले भी हमारा 3 यूनिट पानी था, मतलब एक पूरी बाल्टी की पूरी बाल्टी मिलानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 बराबर इतना है, 93 बराबर इतना है, तो 74 का मान कितना हो जाएगा। तो क्या होता है, 6 सत्ते 42 होते हैं और 42 का स्क्वायर क्या आता है, 42 का स्क्वायर ये आता है। ऐसे ही 9 7 9 3 27, तो 27 का स्क्वायर क्या आता है, 729 आता है। तो ऐसे ही 74 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताना है। तो 74 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जब 1300 इसमें से माइनस करेंगे 4660 में से, तो ये 3360 आएंगे। अब 3360 में से हमें क्या माइनस करना है, 2244 माइनस करना है। तो 2244 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1120 आ जाएगा। अब इनके अंकों की संख्या का योगफल बताना है, योगफल बताना है। तो योगफल कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 2 + 0 कितना हो जाएगा, 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से निम्नतम पदों का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि इसको जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा रेशो में, 3:7 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है, सही है जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 10 क्रमागत घंटों दौरान एक रेलगाड़ी की औसत चाल इतनी है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी। तो इन सबका समांतर माध्य क्या हो जाता है, औसत चाल हो जाती है। समांतर माध्य याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदकर 8% हानि पर बेच दिया, और 8% हानि पर बेच दिया यानी कि उसने 92% में बेच दिया। अब बोल रहा है कि 1800 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि 92 में अगर हम 1800 जोड़ें तो ये कितना आएगा, 114 सही 1/2% के बराबर हो जाता है, मतलब इतना लाभ प्राप्त हो जाता। तो इतने के बराबर हो जाता। यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो यह जाएगा 22.5% बराबर 22.5% बराबर 1800 आ जाएगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे 1800 × 100 और यहाँ से इसको 22 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2%। तो × 2 / 45, 9 से इसको काटा तो ये 200, 9 से इसको काटा 9 × 5 = 45, 5 से इसको काटा ये 20, तो ये 8000 इसकी कीमत आ जाएगी। कितनी आ जाएगी,
8,000 इसकी कीमत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं और पाई चार्ट दिया गया है, तो कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन कर रहे हैं? तो यहाँ पे कितने छात्र गणित का अध्ययन कर रहे हैं? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब 60 डिवाइड बाय 36 इंटू 100, इतने परसेंट छात्र दिए गया है 6 बार, यानी कि 100/6% छात्र क्या कर रहे हैं? गणित का अध्ययन कर रहे हैं। तो 1800 का 100/6% हम निकाल देंगे। 6% मतलब 100/100, तो 100 से तो 100 कट गए और 6 × 18, यानी कि 300 छात्र यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं गणित का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि राजनीति विज्ञान में नामक पाठ्यक्रम को बदलकर कर दिया जाता है, नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाता है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रम में वितरित किया जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी गणना में? राजनीति विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद किया जाता है। राजनीति विज्ञान में 12 डिग्री के छात्र थे, 12 डिग्री छात्र थे, और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार में बांट दिया, यानी कि 6-6 डिग्री में बांट दिया। तो 6 डिग्री किस में चले गए? जनसंचार में। तो 18 थे पहले, 18 और 6 कितने हो गए? 24% हो गए। डिफरेंस कितने का आया? 6 का आया। तो संख्या में कितनी वृद्धि हुई उसमें? तो 6 थे, 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 6 डिग्री की वृद्धि हो गई, 6 डिग्री की वृद्धि हो गई। तो 1800 का 6 डिग्री निकालेंगे, यानी 6/360% है ना। 6 से इसको काटा तो कितना आ गया? 60, 60 से इसको काटा तो ये 0, और 6 से इसको काटा तो 6 × 18, यानी कि 30% यहाँ पे सही आंसर 30 नंबर आ जाएगा। दी गई तालिका का ये कक्षा में 50 छात्रों की लंबाई को दर्शाती है। तालिका 50 छात्रों की लंबाई को दर्शाती है। इनमें से बताना है 151 से अधिक कितने वाले हैं। अब 151 से अधिक कितने हैं? 6, 6 × 4 10, 10 और 10 20, 20 और इन सब का टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 8 × 5 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा? 25। 151 से तो अधिक हो, लेकिन 156 से कम हो। तो 156 से कम, ये वाला कट जाएगा, इसमें एक ये वाला कट जाएगा, एक ये वाला कट जाएगा, बाकी सबको हम प्लस कर लेंगे, तो इसका आंसर 31 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रमिकों का औसत वजन बताना है। तो सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे इन सबको जोड़ देंगे और कितने से डिवाइड कर देंगे? हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 60 सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देना है यहाँ पे, सीरीज का क्वेश्चन है। तो जे में से 2 माइनस किए तो x आ गए, x में से 2 माइनस किए तो v आ गए, v में से 2 माइनस करेंगे तो t आ जाएगा। ऐसे ही h में से h में हम h का नंबर है हमारा 8, और j में 2 प्लस करेंगे, h l मतलब 3 प्लस करें, फिर कितने प्लस करें? 3 प्लस करें। पहले हम कर रहे थे 2 माइनस, फिर हमने करे 3 प्लस, तो कितना आया? ऐसे ही p में 3 प्लस करेंगे जब, तो t आ जाएगा। p में 3 प्लस करेंगे जैसे ही, तो p के बाद 3 प्लस करने पे हमारा नंबर t आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो TTX इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 व्यक्ति एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, जरूरी नहीं है किसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक के ऊपर एक बैठे हैं, लेकिन केवल 4 व्यक्ति O और R के मध्य बैठे हैं। 4 व्यक्ति जो हैं O और R के मध्य बैठे हैं। एक बात कंडीशन हो गई। केवल 2 व्यक्ति N और M के मध्य बैठे हैं, N और M के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। M Q के ठीक ऊपर बैठा है, M जो है Q के ठीक ऊपर बैठा है, यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन को लिख सकते हैं।
या फिर इसको लिख ही रहने देते हैं, एम जो है ठीक क्यू के ऊपर लिखा बैठा है और ओ जो है एम के नीचे बैठा है। अब एम के नीचे कहीं बैठा है ओ, एम के नीचे कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो एन एम के ऊपर बैठा है, एन जो है एम के ऊपर बैठा है। तो ये हो गई कंडीशन। अब यहाँ पे ओ बैठ जाएगा तो इन सब के बीच में क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये व्यक्ति आ जाएंगे। तो पी और एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है हमें। अब यहाँ पे आर फिक्स है और अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, ओ को आर को ऊपर कर लें और ओ को नीचे कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 व्यक्ति इस तरीके से आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख लें, आर 1 2 3 4 और क्यू, ठीक है। तो आर ओ है, सॉरी, तो ओ के ऊपर हो जाएगा क्यू, क्यू के ऊपर हो जाएगा एम, एम के ऊपर हो जाएगा एन और यहाँ पे पांच हो गए। पी और एस बचे हैं तो पी और एस को कहीं पर बैठा दो। और लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये वाली भी है, 1 मिनट इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये हमारी इतनी कंडीशन तो हो गई है। ठीक है, एक इसमें हमारी कंडीशन क्या थी कि ओ, आर और ओ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, आर हो गया और ओ हो गया, इसके मध्य हमारे 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अब एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे ओ आ जाएगा, एक कंडीशन ये हो गई, 3 लोग इससे फेट हो गए। अब यहाँ पे आर और ओ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आर और ओ के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर की पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आर की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और एन थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, एन और ऊपर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब 3 2 5 और 2 ये 7 हो गए। अब पी और एस बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं। 7 व्यक्ति हैं, आर और ओ के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं, एन और एम के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऐसे ही एम जो है क्यू के ठीक ऊपर बैठा है और एम के नीचे ओ बैठा है। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर हम ऐसे जमाएं कि एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे 2 स्थान ऐसे खाली रख दिए हमने। ठीक है, और एम के ठीक नीचे क्यू हो गया और क्यू के नीचे क्या हो गया, ओ हो गया। ओ कैसे हुआ, क्योंकि आर और ओ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा स्थान ये हो गया। तो 4 व्यक्ति ये हो गया। अभी खाली स्थान कौन सा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो पी और एस यहाँ भी बैठ सकता है और पी और एस यहाँ भी बैठ सकता है। तो इन दोनों के बीच में कौन से 2 व्यक्ति हो गए, एम और क्यू, यहाँ पे 2 व्यक्ति इन दोनों के बीच में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक नज़दीक सदस्यों के बीच ठीक दूरी समान है। एल एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जी और आई भी एक दूसरे के समान बैठे हैं। 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, एल आई के ठीक बगल में बैठा है, ए एच के ठीक बीच में बैठा है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब ये क्या है कि पजल बड़ी हुई दे दी है तो यहाँ पे एल 12 व्यक्ति बैठे हैं। पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12।
ठीक है, 12 व्यक्ति बैठ गए एक दूसरे की ओर मुँह करके, और नज़दीकी सदस्यों के बीच की दूरी समान है। एल एच के एक दूसरे के सामने बैठा है, एल और एच सामने आमने सामने बैठा दिए हमने। अब जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठा दिए। एल और आई के ठीक एल आई के दाई ठीक बगल में बैठा है। इसका दाई कौन सा हो जाएगा? इसका दाई ए हो जाएगा एल का, तो एल के ठीक बगल में ए आ जाएगा। ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा है। ए क्या है? एच और सी के ठीक बीच में बैठा है। अब अगर ए यहाँ आ सकता है तो सी यहाँ आ जाएगा, एक कंडीशन हो गई। और अगर ए यहाँ आ गया तो सी यहाँ आ जाएगा, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो ए जो है एच और सी के बीच में हो जाएगा। तो उपरोक्त जानकारी के अनुसार कौन सा सबसे कथन सही है? जी एच के बाईं ओर है, तो जी एच के बाईं ओर ठीक बगल में है। इसके हिसाब से हम पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाईं ओर हो सकता है, क्या है, ठीक बगल में आ सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय से गंगा निकलती है तो सतपुड़ा के जंगलों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ये लिखा जाता है, इस कोडिंग को ये किया जाता है, तो इसी प्रकार आर एस की कोडिंग को क्या किया जाएगा? तो W को क्या लिख दिया? W का नंबर कितना होता है हमारा? 23 होता है, और R का नंबर होता है हमारा 18, N की 5 कम कर दिए। L का नंबर कितना होता है हमारा? 12 होता है, और D का नंबर होता है 4। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि देखो, W का उल्टा कोड क्या होता है? 4, तो यहाँ से 4 नंबर लिख दिया ऐसे। और L का कोड कितना होता है? 12, और ऐसे ही R का कोड कितना होता है पीछे से? तो इस तरीके की इसमें कोडिंग की गई है। इस कोडिंग का आप सही जवाब, जो कोडिंग निकल के आएगी, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में वुमेन को ए लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रेंड को क्या लिखा जाएगा? तो वुमेन को ये लिखा जाता है, तो वुमेन का हम सारे नंबर लिख रहे हैं। 23, ओ का 16, ओ का 15, एम का 13 आ जाएगा, ई का 5 आ जाएगा, एन का कितना आ जाएगा? एन का हमारा 14 आ जाएगा, और ऐसे ही एक्स का कितना आ जाएगा? एक्स का हमारा 24 आ जाएगा, और ओ एम का कितना आ जाएगा? एम का 13 आ जाएगा, पी का हमारा 16 आ जाएगा, ए का 1 आ जाएगा, और एस का कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस और 5 प्लस वाली एक कहानी चल रही है। तो टी में 1 प्लस करेंगे तो यू आ जाएगा, और आर में से 2 माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा, और ई में से 3 प्लस करेंगे तो एच आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाली कोडिंग सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्प में कौन सा सही है ये बताना है। कौन सा सही है? पहले टी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, तो टी ए हो गया। फिर आई लिख दिया, फिर एच लिख दिया, तो आई एच लिख दिया। फिर आई लिख दिया, फिर एस लिख दिया, सॉरी पहले फिर टी लिख दिया, फिर एस लिख दिया, और फिर जो बचा वो आई के लिख दिया। तो ऐसे यहाँ पे एच लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर एस और एच ऐसे ही का ऐसा लिख देंगे। तो ये वाली कोडिंग यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि कितने प्रतिशत अधिकारी पी ईमानदार और बहादुर हैं। ईमानदार और बहादुर हैं, यानी कि सबका कॉमन डी की वैल्यू बताना है हमें। अब डी की वैल्यू कैसे निकलेगी?
ये पूरा का पूरा 62% है, ये एच कितना है 58 है और ये 70 है। ठीक है, तो 70 में से इनने बोल दिया है 70 में से इन्होंने बोला है कि 58 अधिकारी ईमानदार हैं। 58 अधिकारी जो हैं वो ईमानदार हैं। ठीक है, नहीं यहाँ से हम अगर लाइन पढ़ते हैं 38 अधिकारी पी और एच हैं, पी और एच हैं, यानी कि ई को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं पी और एच यानी कि जी को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो कितनी कर रही है 38 कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे एच और बी लिखा है, एच और बी के लिए कितनी, एच और बी के लिए मतलब ई की वैल्यू कितनी है 36 है, 36 नहीं सॉरी 48 है। और ऐसे पी और बी की वैल्यू कितनी है, पी और बी यानी कि एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसमें से 62 में से 38 और 36 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, अब कैसे इसका आंसर निकालेंगे, थर्टी एट प्लस 36 माइनस कर देंगे हम इसमें से 62। ठीक है, 62 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 8 और 6 14 और ये हो जाएगा 74 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ऐसे ही 12 यहाँ से निकल आया, बाकी और यहाँ से भी निकलेगी, तो ऐसे ऐसे करके सब में से निकाल के और सबको प्लस करते जाएंगे तो ये 3 वैल्यू कितनी आ जाएंगी, सबका प्लस करने पे कितनी आ जाएगी 32% हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में बताना है कि कौन से निष्कर्ष सही हैं। किसी भी अपरिचित व्यक्ति को प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया तो शहरी की बात नहीं बोली गई है, इसलिए शहरी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, शहरी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगी ये बात। दूसरा बोला है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। फिर शहर के बाद बोल दी, हमें सिर्फ गांव के बारे में दिया है और यहाँ निष्कर्ष में शहर के बारे में पूछ लिया, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे कथन के अनुसार। तो ना ही ये पालन करेगा ना ही दूसरा पालन करेगा। नेक्स्ट है हमारा 50 और 85, इसमें 5 से भाग जाता है, अलग समूह को चुनना है। इसमें 8 से भाग जा रहा है, इसमें 7 से भाग जा रहा है, लेकिन ये नंबर ऐसे हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो 7 दूनी 14, 7 तरीके 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। तो कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लास्ट तक पेपर हमें जरूर देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 1 घंटे में हमारा पेपर हो जाए। लास्ट का 30 मिनट हमारा कॉमन जरूर बचना चाहिए, ये हमें उम्मीद करना चाहिए। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पेपर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दें और बाकी लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।